लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेंशन इन अ स्ट्रिंग और टेंशन इन स्ट्रिंग्स हैविंग मास, ये दो पार्ट कवर किए थे, ठीक है ना। और टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स और वेट, ये तीन फोर्सेस हम लोग स्टडी कर चुके हैं। वेट एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस एंड टेंशन एक्टिंग ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है ना। तीनों ही, दोनों टेंशन और नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और वेट जो है वो ग्रेविटेशनल है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे इसी टेंशन में ही आगे बढ़ते हैं और पुली एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हैं। देखो पुली क्या है वैसे, पुली देखा तो सभी ने भाई पुली को, क्यों भाई? पुली को अगर देखा है सभी ने तो सेंटर पे पुली सपोज कनेक्टेड है फिक्स्ड सीलिंग से, और बाकी दोनों तरफ पुली में मतलब कहने का है कि पुली के ऊपर स्ट्रिंग पड़ी होगी और वो स्ट्रिंग दोनों तरफ पुली के जा रही होगी। अब वो दोनों तरफ जा सकती है या इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहले मान के चलना कि जो हम लोग पुली स्टडी करने वाले हैं खास तौर पे इस चैप्टर में, तो वो पुली है आइडियल पुली। अब बात आती है आइडियल पुली हम किसको बोल रहे हैं? तो आइडियल पुली हम बोल रहे हैं जो पुली मासलेस है, और जो परफेक्टली स्मूथ है, ठीक है। मासलेस है और परफेक्टली स्मूथ है। तो देखो अगर पुली मासलेस है तो मासलेस का मतलब ये होता है, कोई भी बॉडी अगर मासलेस है तो इसका मतलब है कि उसका m 0 है। तो ये बताओ कि अगर m 0 है और हम F इक्वल टू ma अप्लाई करेंगे तो क्या F भी 0 आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि मासलेस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्टिंग हमेशा बैलेंस होंगे। फोर्स एक्टिंग इज ऑलवेज 0, ठीक है ना। या ऐसे बोल सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स फोर्सेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड। फोर्सेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड। तो अगर कोई बॉडी मासलेस है तो मासलेस बॉडी का मतलब होगा m 0, क्यों भाई? m 0 का मतलब होगा कि F इक्वल टू ma, और m 0 रखेंगे तो F भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी अगर मासलेस है तो उसके ऊपर फोर्सेज हमेशा बैलेंस होंगे। फोर्सेज हमेशा बैलेंस का मतलब है कि जितने फोर्सेज अपवर्ड लग रहे होंगे उतने ही डाउनवर्ड लग रहे होंगे, जितने राइट में लग रहे होंगे उतना ही लेफ्ट में लग रहा होगा। राइट लेफ्ट के इक्वल होंगे, अपवर्ड डाउनवर्ड इक्वल होंगे। और अगर वो पुली स्मूथ है, ठीक है ना, तो स्मूथ पुली का मतलब होगा टेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ स्ट्रिंग must be same in magnitude. Tension on both sides of string must be same in magnitude. अब देखो इस चैप्टर में जो हम लोग पुली स्टडी करने वाले हैं इसको थोड़ा आप ध्यान से जरा समझो इस चीज को। देखो ये वो पुली नहीं है जो हम लोगों ने नॉर्मली, पुली कहाँ देखी है बताओ भाई? पुली कुएं के ऊपर, हम्म कुएं के ऊपर सर पानी मान लो निकालते जैसे हैं। कुएं में, वेल में देखी है पुली, बट ये समझो कि ये वो पुली नहीं है, ठीक है ना। ये वो पुली नहीं है। कुएं में जो तुमने पुली देखी हुई है ना, वो घूमती है, घूमती है ना, कि भाई जैसे जैसे ये बाल्टी ऊपर आती है इधर से जो खींच रहा है तो ये घूम भी तो रही होती है ना। यस लेकिन सर। इस चैप्टर में जो पुली है वो रोटेट नहीं होगी, पहली चीज, ठीक है। तो तुम कहोगे सर फिर कैसी पुली है? तो हम कहेंगे पुली को पुली ना बोलो, इसको ठीक तरह से बोलना चाहिए तो केवल ये एक तरह का सर्कुलर सपोर्ट है। सर्कुलर सपोर्ट ऐसे विजुलाइज करो कि ये एक सर्कुलर बॉडी है। जैसे तुम्हारा पेन है, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में पेन है, ठीक है। अब ऐसे इमेजिन करो कि पेन का सरफेस स्मूथ है, क्यों भाई? और तुम एक थ्रेड, एक धागा उसके दोनों तरफ लटका दो और मास लटका दो, तो जब वो मासेस मूव करेंगे तो वो पेन घूमेगा या थ्रेड जो होगा वो स्लिप करेगा? क्यों स्लिप भाई? करेगा थ्रेड। थ्रेड स्लिप करेगा। तो ध्यान रखना इस चैप्टर में जितने भी पुली एप्लीकेशन है उन सभी में वो जो थ्रेड है वो पुली के ऊपर स्लिप करेगा, ठीक है ना। तो पुली बस नाम की ही पुली है, घूम नहीं रही है, समझना।
ये जो घूमने वाली पुली है ये हमारी रोटेशन वाले चैप्टर में आएगी, उसके पहले सब पुली जो है वो बिना घूमे ही चल रही हैं। तो चल क्या रही है, वो थ्रेड जो है उसके ऊपर स्लिप हो रहा है। अब अगर स्मूथ पुली है और थ्रेड भी जो है वो आइडियल है, स्ट्रिंग भी आइडियल है, तो थ्रेड के दोनों तरफ का टेंशन हमेशा सेम होगा। दो बातें ध्यान रखनी है, मासलेस का मतलब होगा कि पुली के ऊपर सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, और स्मूथ का मतलब होगा कि दोनों तरफ का टेंशन हमेशा सेम होगा। ठीक है ना, यानी इधर जो टेंशन, इधर जो स्ट्रिंग है, क्या यही स्ट्रिंग है ना पूरी, यहां से लेके यहां तक एक ही स्ट्रिंग तो है। तो यस मैं ये सर। कह रहा हूं कि जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी और आइडियल पुली है तब तक उसमें टेंशन भी चेंज नहीं होगा। यानी अगर इधर टी है तो इधर भी टी रहेगा, बस ये है, मतलब इधर टेंशन टी है तो इधर भी टी है, और ये थ्रेड इसके ऊपर स्लिप होगा। बोलिए, थ्रेड यस विल स्लिप ओवर पुली सरफेस विदाउट एनी फ्रिक्शन। बोलिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये पुली भी तो एक तरह की बॉडी है, और मासलेस अगर है तो क्या इसके ऊपर सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो ये बताओ जरा मुझे, अगर हम इन दोनों थ्रेड में टेंशन टी ले रहे हैं और यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं कुछ और ले लेते हैं, T1 ले लेते हैं, दो थ्रेड है या नहीं है, एक थ्रेड ये है और एक थ्रेड ये है, जितने थ्रेड होंगे उतने टेंशन होंगे। तो ये जो इधर वाला थ्रेड है इसमें टेंशन टी ले लिया, और ये जो सेंटर पे कनेक्टेड है इसमें टेंशन T1 ले लिया। अब जरा ये बताओ कि इस पुली के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, मतलब हम पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अगर, तो ये बताओगे कि सेंटर पे जो टेंशन है वो किधर की तरफ लगेगा। ये वाला जो थ्रेड है ये पुली के ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड 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 लगाएगा, मतलब पुली को वो जो थ्रेड है वो अपवर्ड खींचेगा, कितने फोर्स से, T1 से। अच्छा, साइड में जो थ्रेड पड़ा हुआ है, देखना ध्यान से, दोनों तरफ साइड में जो थ्रेड है ये पुली को किधर फोर्स लगाएगा और कितना लगाएगा, डाउनवर्ड तो लगाएगा। ये डाउनवर्ड लगाएगा, कितना, T। अब अगर हम कहें कि इस पुली के ऊपर सारे फोर्सेस बैलेंस हैं तो इससे क्या निकल के आएगा, क्या इससे ये निकल के आएगा कि T1 की वैल्यू 2T के बराबर होगी। बोलिए, T1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2T के बराबर होगी। तो जब भी हम लोग पुली में टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इधर वाला टेंशन T है, इधर वाला T है, तो इधर सेंटर पे जो कनेक्टेड होगा उसमें टेंशन डायरेक्टली कितना ले लेंगे, 2T। क्लियर है ये बात, बताइए क्यों भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन में आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एटवुड मशीन। एटवुड मशीन इज नथिंग बट अ पुली ब्लॉक सिस्टम। यही वाली पुली है जो हमने पुली ऊपर दिखाई हुई है, ठीक है। इसी पुली में हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम एक फिक्स्ड सीलिंग से सस्पेंड करेंगे, और नीचे इसमें इधर की तरफ मान लेते हैं एक ब्लॉक हो गया M1, और इधर की तरफ एक ब्लॉक हो गया M2। ये हो गया M1, ये हो गया M2। अब ये बताओ कि अगर M1 M2 अलग अलग हैं, क्यों भाई, तो क्या एक तरफ से ब्लॉक नीचे जाएगा एक तरफ से ऊपर जाएगा। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि लेट अस अज्यूम कि M2 जो है वो M1 से बड़ा है, तो ये बताओ M2 नीचे जाएगा और M1 पर जाएगा। ऊपर जाएगा। अच्छा, इधर वाली स्ट्रिंग में टेंशन हमने T ले लिया है, इधर वाली जो दोनों स्ट्रिंग है इसमें टेंशन हमने T ले लिया है, तो जो सीलिंग से जुड़ी हुई है उसमें टेंशन डायरेक्टली लिखते हैं, कितना होगा, 2T। यस सर। अच्छा, एक्सीलरेशन दोनों का सेम होगा कि अलग अलग होगा मैग्नीट्यूड में। सेम होगा सर। डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, बस डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही आएगा ना। अब सर पहले हम लोग इसको करते हैं प्रॉपर एफबीडी बना के। प्रॉपर एफबीडी बना के मतलब M2 के ऊपर बताओ कौन कौन से फोर्सेस हैं, और
M1 के ऊपर बताओ कौन कौन से फोर्सेज हैं, बताओ भाई। M2 पे कौन कौन से फोर्स होंगे? क्या M2 पे उसका वेट हो गया कितना? mg M2G। m1g टेंशन किधर लगाएगा? M2 पे किधर लगेगा टेंशन? ऊपर की तरफ से। ऊपर की तरफ। ध्यान रखना कि यही टेंशन पुली पे लग रहा है नीचे की तरफ। जब हम पुली का एफबीडी बनाते हैं तो यही टी नीचे लगता है, और जब हम M2 का एफबीडी बनाएंगे तो यही टी ऊपर लगेगा। तो बात यही है कि किसका एफबीडी बना रहे हैं, तो M2 का बना रहे हैं तो टी ऊपर दिखाएंगे। इसी तरह M1 के लिए, M1 का वेट कितना हो गया? M1G नीचे, और M1 के ऊपर टेंशन किधर लगेगा? टेंशन टी ऊपर। तो जरा ये बताओगे कि इसके लिए क्या इक्वेशन बनाओगे, कौन सा फोर्स बड़ा होगा? M2G बड़ा होगा कि टी बड़ा होगा? टी बड़ा होएगा, हम्म, टी बड़ा होना चाहिए। किधर जा रहा है बेटा ये? नीचे की तरफ। M2G। तो नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा कि ऊपर वाला बड़ा होगा? दो फोर्स लग रहे हैं बॉडी के ऊपर और बॉडी नीचे जा रही है, तो किधर का फोर्स बड़ा इधर होगा? नीचे वाला बड़ा होएगा। नीचे वाला बड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन? लिखेंगे M2G माइनस टी इक्वल टू M2A। क्लियर है ये इक्वेशन? ऐसे ही इसके लिए क्या बनेगी इक्वेशन, बताइए। टी माइनस M1G इक्वल टू M1A। ये पहले इक्वेशन बताइए, इनमें कोई डाउट है तो ये कैसे बना दी? वही लिखिए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो इसके लिए ड्राइविंग फोर्स होगा M2G माइनस टी, और इसके लिए ड्राइविंग फोर्स होगा T माइनस M1G। इक्वेशन तो वही है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास। तो यहां से अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ऐड करोगे तो मिलेगा M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि M1 प्लस M2। देखो एक्सीलरेशन, और यही एक्सीलरेशन उठा के आप इसमें रखो, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में, और जरा टी की वैल्यू निकालिए क्या आती है, टेंशन कितना आएगा, करो जरा कैलकुलेट, बताइए। टू एम वन टेंशन आएगा 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। हाँ ठीक है, टेंशन आएगा 2m1m2 जी अपॉन M1 प्लस M2। तो देखो ये जो हमने काम किया है ना, ये हम लोगों ने एक्सीलरेशन निकाला है विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम जो हम लोग नॉर्मली बनाते हैं। बोलो, अब देखो इसी चीज को हम लोग एक उससे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट से। शॉर्टकट क्या था? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? एक्सीलरेशन किसी सिस्टम का लिखना है जिसका एक्सीलरेशन बॉडीज का सेम है, तो उसको हम लोग इस एक्सप्रेशन से भी लिख सकते हैं, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो अब ये बताओ कि इस सिस्टम को ड्राइव करने वाला फोर्स कौन है? तो मैं कहूँगा भाई एक तो M2 का वेट है, M2 का वेट है M2G, और एक M1 का वेट है, M1 का वेट है M1G।
देखा जाए तो टेंशन थोड़े ना किसी सिस्टम को ड्राइव करेगा, क्यों भाई? टेंशन जो है वो ड्राइव नहीं करेगा, टेंशन तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अपने आप कैसे किसी सिस्टम को चला सकती है जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगाए। तो जो फोर्स बाहर से लग रहा है यानी जो ड्राइविंग फोर्स है वो ये दोनों फोर्स हैं। अब ये बताओ कि अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि जो M2G है वो इसको चलाने में हेल्प कर रहा है, लेकिन जो M1G है ध्यान से देखो तो क्या ये एक्सीलरेशन के अपोजिट है? अगर ये एक्सीलरेशन के अपोजिट है तो हेल्प कर रहा है कि अपोज कर रहा है? क्यों भाई? सर अपोज। अपोज सर कर रहा अपोज है। कर रहा है। तो जब हम लोग नेट ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं तो नेट ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है कि नेट टोटल कितना चलाने वाला फोर्स है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चलाने वाला फोर्स है M1 M2G और रोकने वाला फोर्स है M1G। तो चलाने वाले फोर्स में से रोकने वाला फोर्स अगर हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा नेट ड्राइविंग फोर्स, और टोटल मास तो पता ही है कितना है, M1 प्लस M2। तो अगर आप इतनी सी बात याद रखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर आएगा। अभी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, बताइए। सर एक बार फिर बता फिर दीजिए सर। टेंशन निकालने के लिए किसी एक का एफबीडी बना सकते हैं, इक्वेशन 1 बना सकते हैं या इक्वेशन 2 बना सकते हैं। सिंपल, मैंने ये देखा कि सबसे पहले कि अगर ये सिस्टम तुम्हारे सामने दिया हुआ है तो इस सिस्टम को चलाने वाले फोर्स कौन से हैं, तो तुम कहोगे सर चलाने वाले फोर्स तो इसके वेट ही है, ठीक है ना, वेट ही तो रिस्पॉन्सिबल है इनको चलाने के लिए। अब M2G मान लेते हैं अगर बड़ा है तो एक्सीलरेशन इधर होगा, और M1G छोटा है तो ये ऊपर जाएगा। तो अब ये बताओ कि अगर ये नीचे जा रहा है तो M2G एक्सीलरेशन को सपोर्ट कर रहा है और M1G एक्सीलरेशन को अपोज कर रहा है। तो नेट ड्राइविंग फोर्स का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय नेट ड्राइविंग फोर्स? तो नेट ड्राइविंग फोर्स का मतलब हुआ कि चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। बोलिए, बहुत आसान है। यस सर समझ गए। और हमें Yes, हर बार यही काम करना है, समझ लो। चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। ये नोट कर लिया है या नोट कर रहे हो? सर कहाँ कर लिया, नोट कर लिया। तो हम इसके बाद ना ढेर सारे एग्जांपल कर सकते हैं इसी बात पे कि नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, सीधा सीधा नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। जैसे देखो, मान लेते हैं कि ये एक टेबल है, और इस टेबल पे हमने यहाँ पे एक पुली लगा रखी है, एक स्ट्रिंग इधर है और एक स्ट्रिंग इधर, मतलब स्ट्रिंग तो एक ही है, एक मास टेबल पे रखा हुआ है और एक मास नीचे यहाँ लटक रहा है। ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है। देखो ध्यान से, देखो फ्रिक्शन अभी नहीं पड़ा है, तो जब तक फ्रिक्शन नहीं पड़ेगी तब तक सारी सरफेसेस स्मूथ मान के चलना, ठीक है ना। लिखूं मैं या ना लिखूं? स्मूथ है। तो हमें इसमें निकालना है फाइंड, ए पार्ट में निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, बी पार्ट में निकालना है टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, और फिर सी पार्ट में निकालना है फोर्स, या ऐसे लिखना चाहिए हिंज फोर्स एक्टिंग ऑन आइडियल पुली। आइडियल पुली है तो उस आइडियल पुली के ऊपर हिंज फोर्स कितना लग रहा है, और इसको अपने शॉर्टकट तरीके से करो, एफबीडी बना के नहीं। तो इस सिस्टम को चलाने वाला फोर्स, सबसे पहले ये सोचो कि कौन किधर चलेगा, क्यों भाई? नीचे वाला फोर्स बड़ा है ना? कैपिटल एम बड़ा है और स्मॉल एम छोटा है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, कैपिटल एम बड़ा है स्मॉल एम छोटा है, तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। स्मॉल एम बड़ा रहेगा, कैपिटल एम छोटा रहेगा, तब चलेगा सर। अच्छा, सर स्मॉल एम नीचे आएगा और कैपिटल एम राइट साइड को जाएगा। अरे स्मॉल एम कैपिटल एम के वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं है।
अगर ये सरफेस स्मूथ है, अगर ये सरफेस स्मूथ है तो यहाँ तुम हाथी बांध दो, यहाँ चींटी लटका दो, तो भी वो आगे आ जाएगा। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है सबसे पहले तो ये डेफिनेटली नीचे आएगा, और ये डेफिनेटली आगे जाएगा। बताओ पहले तो यही बात दिमाग में क्लियर हो, फिर तो क्वेश्चन आगे बढ़े। अगर स्मूथ सरफेस है तो ये कितना भी छोटा हो ये इसको खींच लेगा, स्मूथ है ना सरफेस, कुछ अपोजिंग फोर्स नहीं है। क्या दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा? सेम होगा। अब हम लोग लिखते हैं कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, हमें यहाँ लिखना है नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास तो हमें पता है, टोटल मास कितना है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ड्राइविंग फोर्स केवल लिखना है। तो देखो क्या करो, सबसे पहला काम है, मैंने कहा ना एक्सीलरेशन दिखा लो, एक्सीलरेशन दिखा लिया आपने। इसके बाद अगला काम है इनके वेट दिखाओ, कौन सा फोर्स है जो इनको चलाने वाला है। क्यों भाई, स्मॉल m को चलाने वाला कौन है, स्मॉल mg। देखो ध्यान से, कैपिटल M का वेट किधर है, तो इसी तरह से कैपिटल M का वेट इधर है, कैपिटल mg। और देखा जाए तो कैपिटल M के ऊपर एक नॉर्मल भी तो लग रहा होगा ऊपर की तरफ। तो क्या कैपिटल M का जो ये mg है ये नॉर्मल बैलेंस करे दे रहा है ना, या नहीं करे दे रहा है? हाँ सर। तो है क्या कि कैपिटल M के एक्सीलरेशन में इस कैपिटल mg का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। एक्चुअली इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, ध्यान से देखो तो, एक्सीलरेशन और वेट में कितना एंगल है? क्यों भाई, 90 है। 90 है। तो 90 का मतलब ये हुआ कि ना तो ये सपोर्ट कर रहा है और ना ये अपोज कर रहा है। सर ना तो ये सपोर्ट कर रहा है और ना ही ये अपोज कर रहा है। और इसका वेट अगर आप ध्यान से देखो तो इसका वेट एक्सीलरेशन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, बताइए। तो इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला फोर्स कितना आएगा, हु इज ड्राइविंग? स्मॉल mg रहेगा सर। सिर्फ और सिर्फ स्मॉल mg होगा, बस यही आंसर हो गया। सर इसका टेंशन आएगा तो कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m ब्रैकेट में g। हाँ ठीक है, वेरी गुड। कैसे बताया जल्दी से? सर वही जो आपने ट्रिक बताया वही। ये ए का वैल्यू एक टेंशन बना लिए सर, ये नीचे वाला केवल इस कैपिटल M पे, केवल कैपिटल M का बनाओ, इसका मत बनाओ। इसमें क्या है ना, mg भी है, t भी है, a भी है, तीन है। इसमें देखो तो सिर्फ t है और a है। हाँ सर इससे भी इसका देखो सिर्फ, इसका देखो सिर्फ t है और a है, तो सीधे सीधे हम t इक्वल टू m में होगा इसका सर, a का वैल्यू इसमें कर दें वही। आप मुझे बोलने दोगे तब होगा। t इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू a, सीधे सीधे केवल इसी के लिए लिखेंगे हम बस। इसके लिए मत बनाओ, निकल तो यहां से भी आएगा, लेकिन यहाँ t भी लग रहा है, यहाँ mg भी लग रहा है, तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। जल्दी चाहिए तो केवल इसको देखो। तो t इक्वल टू कैपिटल M है, a तो हमारा निकल ही आया, तो सीधे सीधे स्मॉल m कैपिटल M g अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये दूसरा आंसर हो गया। बोलिए तीसरा आंसर कौन देगा? बताइए भाई। टी रूट 2 होगा सर। हिंज फोर्स, हिंज फोर्स का मतलब ये हुआ कि हमको पुली का एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो जरा उस पुली को बाहर निकालो, और इस पुली के ऊपर फोर्सेस देखो ध्यान से। तो देखो इस पुली के ऊपर एक टी इधर की तरफ लगेगा और इस पुली के ऊपर एक टी इधर की तरफ लगेगा। इसमें कोई डाउट किसी को? इस पुली के ऊपर टी किधर लगता है, जिधर स्ट्रिंग होती है। तो एक स्ट्रिंग इधर की तरफ है, एक स्ट्रिंग इधर की तरफ है, तो एक टी इधर दिखा दिया, एक टी इधर दिखा दिया। और पुली के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा होगा? क्या पुली का सेंटर जहां पे फिक्स है ना, वहां से फोर्स लग रहा होगा। तो इसी पॉइंट को हम लोग हिंज बोलते हैं। क्यों भाई, जैसे दरवाजा लगा हुआ है घर में, तो दरवाजा हिंज पे लगा हुआ है ना। क्यों भाई, हिंज का मतलब समझो, हिंज क्या चीज है। हिंज एक ऐसी चीज है जिसके अबाउट अगर बॉडी चाहे तो घूम सकती है, बट वो जो हिंज है, मतलब दरवाजा तुम घुमा सकते हो, खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, दरवाजा उखाड़ के कहीं और ले नहीं जा सकते हो ना, क्योंकि वो हिंज है। तो हिंज का काम ये होता है कि उस बॉडी को रेस्ट पे रखेगा। तो यही काम यहाँ पुली के लिए भी है कि पुली के लिए जो हिंज है वो इसको रेस्ट पे रखेगा।
तो रेस्ट पे रखने के लिए हिंज का जो फोर्स है वो इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट के अलोंग लगेगा, मतलब जो भी फोर्स चाहिए होगा उसको ये बैलेंस कर लेगा। तो हमको मालूम है कि इन दोनों टी का रिजल्टेंट किधर आएगा। अगर ये दोनों टी 90 डिग्री पे हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, T√2 होगा। तो इसका मतलब है कि जो हिंज फोर्स है उसकी वैल्यू भी T√2 के बराबर होगी, यानी ये आ जाएगा √2 स्मॉल m कैपिटल M G अपॉन M+M। बताइए भाई, आई बात समझ में या नहीं? देखो ध्यान से पूछो, अब डाउट कोई डाउट है तो। टेंशन वाली बात बता दीजिए, जो दूसरी चीज निकाली है बी वाला। टेंशन हमने निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इसका या इसका किसी एक का FBD वाली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो मैंने इसकी नहीं लिखी है, इसकी लिखी है कैपिटल M की, क्योंकि कैपिटल M को चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये बताओ। कैपिटल M का जो एक्सीलरेशन है वो कौन से फोर्स की वजह से है। कैपिटल M के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, देखा जाए तो T लग रहा है, और एक्सीलरेशन है तो सीधे सीधे T=ma हो गया। तो ऊपर वाली एक ही वैल्यू रख दी आपने शायद। हाँ भाई हाँ। क्लियर है, बताओ नेक्स्ट डू। अब देखो अभी हम 4-5-6 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे देने वाले हैं। तो सभी में एक ही काम करना है, एक्सीलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। ठीक है, देखते जाना ध्यान से। तो इस तरह से एक ब्लॉक है, एक कैपिटल M यहाँ पे है और स्मॉल m जो है वो इधर है। स्मॉल m यहाँ पे है। सरफेसेस सारी स्मूथ है, ठीक है ना। बताओ क्या होगा। क्वेश्चन फिर से वही है, फाइंड ए पार्ट में एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, और निकालना 2 ही लाइन में है, ज़्यादा लाइनें नहीं लिखनी है। और बी पार्ट में टेंशन इन स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन होगा स्मॉल mg sin थीटा अपॉन स्मॉल m M प्लस प्लस कैपिटल M। करेक्ट। टेंशन हो जाएगा सर m ब्रैकेट में mg sin थीटा अपॉन m+m। एम हो गया बस, सीधे सीधे। यस सर। एक्सीलरेशन आएगा इसका स्मॉल mg sin थीटा अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और टेंशन की वैल्यू फिर से कैपिटल M इंटू ए होगी, ए की वैल्यू रख देंगे तो स्मॉल m कैपिटल M g साइन थीटा अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। बस एक लाइन में हो गया, बताओ कैसे हुआ। फिर से तरीका वही है, इसका एक्सीलरेशन इधर होगा और इसका एक्सीलरेशन इधर होगा। तो हमें ये देखना है कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में कौन सा ड्राइविंग फोर्स है। तो स्मॉल m का जो ड्राइविंग फोर्स है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में वो mg नहीं है, इस बार mg का कौन सा कंपोनेंट है। क्यों भाई, mg का सिर्फ mg साइन थीटा है, क्योंकि mg का जो कॉस थीटा है वो कहाँ चला गया, किसने उसको खत्म कर दिया। क्यों भाई, नॉर्मल। mg का जो कॉस थीटा है उसको नॉर्मल ने खत्म कर दिया, और कैपिटल mg को किसने खत्म कर दिया, कैपिटल mg को n2 ने खत्म कर दिया, कैपिटल M के ऊपर जो नॉर्मल है। तो जो बचा रहा सहा जो चलाने के लिए, बस यही फोर्स बचा। कर लिया ना भाई सभी ने। क्यों भाई, सर लिखना ध्यान से। और
इधर M1 है, इधर M2 है, और इधर कैपिटल M है। फिर से वही, M1 M2 की वैल्यू बराबर है। अरे नहीं भाई, बराबर है तो फिर काम ही खत्म हो गया। कोई एक बड़ा ले लो, M2 बड़ा ले लो, मान लो कि M2 बड़ा है। जब क्वेश्चन में नहीं दिया हो ना कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तो किसी को भी बड़ा लेके सॉल्व कर लो, आंसर मैच कर जाएगा किसी ना किसी से। बताओ भाई, जल्दी से, इतना टाइम नहीं है। किधर जाएगा सिस्टम ये? एक्सेलरेशन m2 minus m1 g upon m2 plus m1 plus m। हाँ करेक्ट। M2 इधर की तरफ जाएगा, कैपिटल M इधर की तरफ जाएगा, क्यों भाई, और M1 ऊपर की तरफ जाएगा। क्या एक्सीलरेशन तीनों का सेम होगा? ये हाँ A सर। से नीचे, ये A से राइट में, ये A से ऊपर। अब ये देखो कि किसका वेट सपोर्ट कर रहा है, किसका वेट अपोज कर रहा है। तो M2 का जो वेट है वो ध्यान से देखो तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में है, तो ये सपोर्ट कर रहा है। M1 का जो वेट है वो एक्सीलरेशन के अपोजिट है, यानी कि वो अपोज कर रहा है। और कैपिटल M का जो वेट है वो ना तो सपोर्ट करेगा ना अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि वो कितने एंगल पे है, वो 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री का मतलब है कुछ भी है, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे? नेट ड्राइविंग फोर्स। तो नेट ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा M2 माइनस M1 इंटू जी, और टोटल मास जब लिखेंगे तो उसमें कैपिटल M भी आएगा, M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। बोलिए, कर लिया सबने? नहीं कर पाए तो भाई आ गया था। आ गया। अब बात बनती है कि हमें टेंशन निकालना है दोनों स्ट्रिंग्स में। तो देखो, इसमें टेंशन ले लेना आप T1 और इसमें टेंशन ले लेना T2। अब इसमें हमें एक बार इसके लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, एक बार इसके लिए लिखनी पड़ेगी, दो काम करने पड़ेंगे, ज्यादा है ना वेरिएबल इसलिए। तो M1 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी बताइए? M1 के लिए कौन बड़ा होगा, T1 बड़ा होगा कि M1G बड़ा होगा? सर T1 बड़ा होगा। क्या इक्वेशन बनेगी बताओ? सर सर T1 माइनस M1 M1 माइनस G लिखो लिखो, जल्दी से आंसर निकालो। तो ये आएगा T1 माइनस माइनस M1G इक्वल टू M1A। ए की वैल्यू रख देंगे तो T1 आ जाएगा। छोड़ दो, अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से M2 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? M2G सर M2G M2 माइनस T2 इक्वल टू M2A। M2A। अगेन A रखेंगे, T2 आ जाएगा। ठीक है ना? T2 निकाल नहीं रहे बट निकल आएगा ना। क्लियर है ये क्वेश्चन? बताइए भाई। हाँ सर।
T1 और T2 की अलग अलग वैल्यूज क्यों दी थी आपने? T1 T2 अलग अलग आएंगे क्योंकि दो अलग अलग, दो जब तक स्ट्रिंग सेम है तब तक टेंशन सेम है। स्ट्रिंग बदल गई कि नहीं बदल गई ये बताओ। जब तक स्ट्रिंग सेम है तब तक टेंशन सेम, स्ट्रिंग बदल गई तो टेंशन बदल गया। तो स्ट्रिंग अलग है कि नहीं है, ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली, ये बताओ, ठीक है, बोलिए। ठीक सर, समझ गया कहाँ पे है। और देखना, मान लो ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है 53 डिग्री, और इधर ब्लॉक दिया हुआ है 10 kg, और इसी तरह से इधर ब्लॉक ले लेते हैं, इधर ब्लॉक ले लेते हैं हम लोग, लेट से 5 kg। ठीक है, और फिर से हमको यही काम करना है। क्या करना है, क्यों भाई, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, क्या काम करना है, और ये जो वेज है ये फिक्स है। फिर से यही क्वेश्चन यही है। निकालो फटाफट। सर एक्सेलरेशन आ रहा है 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो क्या आता है, अभी निकालते हैं, और निकालो बाकी लोग। सर इतना ही आ रहा है, 4/3 आ रहा है। 4/3 आ रहा है तो ठीक है, ठीक होगा, मैंने मना हाँ नहीं सर। किया। देखो इस बार कौन सा कंपोनेंट किसका किधर हेल्प करेगा, तो इसका कंपोनेंट आएगा 10G sin 37, क्यों भाई, और 10G sin 37 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 इंटू 3/5, तो ये आएगा 60 न्यूटन, क्यों भाई। और इसी तरह से इसका अगर हम इधर की तरफ कंपोनेंट निकालेंगे तो ये आएगा 5G sin 53, तो ये बनेगा 50 इंटू 4/5, तो ये आएगा 40 न्यूटन। आरस, अब हमें मालूम है कि इधर वाला 60 बड़ा है, इधर वाला 40 छोटा है, तो ये सिस्टम किधर जाएगा, इसका, इस सिस्टम का एक्सीलरेशन किधर होगा, तो हम कहेंगे भाई ये इधर की तरफ नीचे जाएगा और ये इधर की तरफ ऊपर जाएगा। बोलिए, है ऐसा। तो एक्सीलरेशन जब लिखेंगे तो नेट ड्राइविंग फोर्स, तो नेट ड्राइविंग फोर्स होगा 60 माइनस 40, 60 सपोर्ट कर रहा है, 40 अपोज कर रहा है, और अपॉन टोटल मास, तो टोटल मास में 5 + 10 हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। टेंशन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, टेंशन अगर निकालना है तो इक्वेशन बताइए, किसी भी एक की इक्वेशन लिख लो, इसकी लिख लो या इसकी लिख लो। 10 kg की लिखोगे तो ये 60 बड़ा होगा, टी छोटा होगा। क्या लिखेंगे फॉर 10 kg, 60 n minus t इक्वल टू 10a। 10 हाँ, yes तो टी आ जाएगा 60 माइनस 40/3, तो ये हो जाएगा 140/3 न्यूटन। बोलिए कर पाए अपने आप ने या नहीं। अपने आप कर पाए या नहीं कर पाए, और आधा ही कर पाए थे बस। आधा कर पाए, चलो अगला ट्राई करो।
लेते हैं ये 1 kg है और ये 2 kg है। फिर से क्वेश्चन यही है। बताइए इसका आंसर जल्दी से। सर 10/√3 एक्सेलरेशन होगा क्या? 10/√3 अब पता नहीं, अभी निकालेंगे तो पता चलेगा ऐसे। फिर से इसका कंपोनेंट देखेंगे तो ये बनेगा 2g sin 60, तो 2g sin 60 आएगा 10√3 आएगा ना। और इसका कंपोनेंट लेंगे अगर वेट का तो ये आएगा 1g sin 30, तो ये आएगा 5। अब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इसका इस डायरेक्शन में होगा और इसका भी इस डायरेक्शन में होगा। तो इस बार आप ध्यान से देखो तो दोनों के कंपोनेंट सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ना। इसका वेट भी सपोर्ट कर रहा है, इसका वेट भी सपोर्ट कर रहा है ऐसा। यस सर। तो एक्सीलरेशन क्या बनेगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 10√3 + 5 अपॉन टोटल मास आएगा, ये बनेगा इसका आंसर। तो 5 1 + 2√3 अपॉन 3, ये आंसर आएगा। क्यों भाई, बताइए बाकी लोग। यस सर। और अगर हमें टी निकालना है तो किसी एक का एफबीडी बना लो, इसका बना लो। जैसे मान लो कि 1 kg का बना लो, तो 1 kg के लिए इक्वेशन बनेगी कि t + 5 इज इक्वल टू 1 × a, तो यहां से t निकल आएगा। बताइए भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। करिए इसको ट्राई।
सर A1G होगा, A2 होगा G/3 और A3 होगा G/2। mg G/2 G/3 G/2, हाँ वेरी गुड। तीनों केस में लगाना तो कॉन्सेप्ट यही है, क्यों भाई? केस ए में भी हम लिखेंगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही लगेगा तीनों ही केस में, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, फॉर्मूला यही लगेगा। तो पहले केस में ड्राइविंग फोर्स अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा एक बात समझना, जितना भी फोर्स हम स्ट्रिंग के ऊपर लगाते हैं वही उस स्ट्रिंग का टेंशन भी बन जाता है। मतलब टेंशन और अप्लाइड फोर्स ये हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे फोर्सेस बैलेंस करें तो टी ऊपर लग रहा है, एफ नीचे लग रहा है, तो इसका मतलब टी की वैल्यू एफ के बराबर ही होगी। तो ड्राइविंग फोर्स पहले केस में ध्यान से देखो तो 2 mg है, पहले केस में 2g आएगा, तो पहले केस में एक्सेलरेशन 2g आएगा। बताइए। सर 2 mg माइनस mg नहीं करेंगे? अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, हाँ करेक्ट कर, मैं गलत कर रहा हूँ। 2 mg तो खींचने वाला फोर्स हो गया माइनस, सही बात है, इसका रोकने वाला फोर्स कितना है? इसका रोकने वाला फोर्स है mg, तो 2 mg माइनस mg अपॉन m, ठीक बात है, तो इसका g आएगा। दूसरे केस में लिखेंगे, तो दूसरे केस में फिर से देखो, तो इस पे इधर की तरफ लग रहा है 2 mg और इधर की तरफ लग रहा है mg, तो अभी भी चलाने वाला फोर्स 2 mg ही है, रोकने वाला फोर्स mg है, लेकिन इस बार मास सिस्टम का m+2m हो गया, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन g/3 आएगा। और केस सी में अगर देखोगे ध्यान से, तो फिर से केस सी में चलाने वाला फोर्स देखोगे अगर, तो mg इसका वेट और mg हमने एक और एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, तो चलाने वाला फोर्स अभी भी कितना है? 2 mg, रोकने वाला फोर्स अभी भी mg, लेकिन टोटल मास लिखेंगे तो m+m आएगा। तो तीसरे केस में आंसर g/2 है। समझ में आया तीनों केस में क्या डिफरेंस है? क्यों भाई, तीनों केसेस में डिफरेंस क्या है ये समझ में आ गया? अच्छा और देखो, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर एक्सेलरेशन 2√3 - 1/6। एक्सेलरेशन आया जी सर। हाँ बोलिए। सर एक्सेलरेशन आया था जी ब्रैकेट में 2√3 - 1/6। सर ए का 4.1 आ रहा है एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम आ रहा है 4.1। हाँ और बी वाले का 18.2। 18.2। हाँ करेक्ट करेक्ट। देखो ए दिया हुआ है 1 kg, बी दिया हुआ है 3 kg और सी दिया हुआ है 2 kg। तो अब ऐसे देखो देखा जाए ध्यान से तो ये दोनों तो एक साइड ही हैं, तो ये दोनों तो एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे होंगे। तो इनकी वजह से टोटल वेट इधर की तरफ कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4g sin 60। 4g sin 60 का मतलब हुआ 40 इंटू √3/2, तो ये आ जाएगा 20√3 न्यूटन। 2 kg पे इधर की तरफ लिखेंगे तो ये होगा 2g sin 30। 2g sin 30 का मतलब हुआ 10 न्यूटन। तो ये 20√3 बड़ा है, 10 न्यूटन छोटा है। इसका मतलब है कि ये दोनों इधर की तरफ नीचे जाएंगे ए एक्सीलरेशन से, और ये इधर की तरफ ऊपर जाएगा ए एक्सीलरेशन से। क्यों भाई? तो एक्सीलरेशन कितना लिखेंगे? नेट ड्राइविंग फोर्स बनेगा 20√3 में से माइनस करना पड़ेगा 10 एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो टोटल मास हो जाएगा 1 + 3 + 2। तो ये वैल्यू आप निकालना, तो ये 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए। सर हाँ सर जैसे ए का अलग निकालें और बी का अलग निकालें एक्सेलरेशन फिर ऐड करें तो सही, गलत करेंगे कि सही है तरीका ये? बेटा, एक्सीलरेशन अलग निकालने का मतलब थोड़ी ना होता है, एक्सीलरेशन तो पूरे सिस्टम का निकल रहा है क्योंकि बराबर है ना। ठीक सर, तुम ये ओके। कह सकते हो कि तुम ए का एफबीडी अलग बनाओ, बी का अलग बनाओ, सी का अलग बनाओ, फिर तीनों इक्वेशन सॉल्व करो, तो वो ओके काम ठीक कर सकते ठीक। हैं। अब जैसे कि हमको मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, तो इधर भी T1 होगा, लेकिन ए और बी के बीच वाली स्ट्रिंग में टेंशन T2 होगा। अब अगर T2 निकालना है तो हम केवल ए का एफबीडी बनाते हैं, ध्यान से देखना। अब केवल ए का एफबीडी बनाएंगे तो उसमें केवल ए का वेट लेना पड़ेगा। ए का वेट 1 kg है सिर्फ, तो उसको लिखेंगे 1g sin 60 माइनस T2 इज इक्वल टू 1a। तो आपको यहां से T2 मिल जाएगा। और अगर हमें T1 निकालना है तो T1 निकालने के लिए C का एफबीडी बना लो, तो T1 ऊपर की तरफ है और 10 न्यूटन नीचे की तरफ है, तो 2 इंटू ए उसका एक्सीलरेशन हो गया, मास इंटू एक्सीलरेशन।
क्लियर है, बोलिए। यस सर क्लियर है। देखो और एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहा है। मान लेते हैं कि ये एक पुली है और इधर एक ब्लॉक है। एक और पुली है। और इधर से ये मैन इसको पकड़े हुए है। तो लेट से ये 30 kg का ये ब्लॉक है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मच मिनिमम फोर्स मैन should exert so that 30 kg block remains at rest. 30 kg block remains at rest. सर 150 शायद। सर सर 150। सर 150 आना चाहिए आधा। कैसे पता किया कि आधा? कैसे पता किया कि आधा? तो भाई जो टेंशन लग रहा है ना वहाँ पे से T1 कर दीजिए। एक जो बड़ा वाला पुली है ना ऊपर वाला उससे देखो, कर अगर हम दीजिए। समझो ध्यान से, अगर हम इस स्ट्रिंग में टेंशन टी लेते हैं तो जहां तक ये स्ट्रिंग रहेगी क्या वहां तक टेंशन टी ही रहेगा? Yes, बोलिए। sir. तो यहां भी टेंशन टी हो गया, इधर भी टेंशन टी हो गया। अच्छा, फिर अगर इधर भी टी है इधर भी टी है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 2T होगा, इस वाली में, क्यों भाई? और अगर इधर 2T है sir. तो इस पूरे में इधर भी 2T रहेगा? ये बताओ। अब मुझे बताओ कि इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखने के लिए टी कितना होना चाहिए? इसके ऊपर कितने टी लग रहे हैं देखा जाए तो? टोटल कितने टी लग रहे हैं इसके ऊपर? 2T इधर लग रहा है और टी इधर लग रहा है, देखो। और इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 300 न्यूटन का। तो बैलेंस पे रखने के लिए 3T इक्वल टू 300 होगा, यानी एक टी की वैल्यू 100 न्यूटन ही आई है। और मैन को कितने टी लगाने पड़ेंगे? तो मैन के पास जो स्ट्रिंग है उसमें कितना टेंशन है? क्यों भाई? मैन के पास जो स्ट्रिंग है उसमें कितना टेंशन है? उसमें तो टी ही है केवल। तो यही फोर्स हो गया, इतना ही फोर्स मैन को लगाना चाहिए बस। तो पुलिस सिस्टम वगैरह का यही फायदा है कि भाई पुलिस कंस्ट्रक्ट करके हम कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना? और जैसे मान लो कि हमें फोर्स प्रोड्यूस करना था 300, क्यों भाई? फोर्स हमको प्रोड्यूस करना था कितना? 300, और हमने फोर्स कितना लगाया? 100। तो कितने टाइम्स फोर्स हो जा रहा है? क्या 3 टाइम्स हो जा रहा है? Yes, sir. इसी 3 को हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोलते हैं? Mechanical advantage. तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 3 है, ठीक है? तो पुली में देखना फिर और क्वेश्चन, जो पुली के क्वेश्चन होंगे आपके पास